हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डीएमपीआर यानी डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले इसके बारे में कुछ जानेंगे। इसका क्यों यूज किया जाता है और इंडस्ट्री में किस पर्पज के लिए इसका यूज है। तो आप डीएमपीआर रिले को देख सकते हैं आउटसाइड से। ये एक मोटर प्रोटेक्शन रिले है, यानी कि मोटर में अगर अर्थ फॉल्ट, ओवर करंट, अंडर करंट, अनबैलेंस करंट, शॉर्ट सर्किट करंट कुछ भी फ्लो होता है तो ये उसे सेंस करता है और ये ट्रिप कमांड देता है कॉन्ट्रैक्टर को ट्रिप होने के लिए, जिससे कि मोटर अननेसेसरी हीटिंग से बचता है और उसकी वाइंडिंग सेफ हो जाती है। तो इस रिले में आप बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन फीचर्स देखिएगा तो लेफ्ट साइड में आपको RST दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर आप 3 फेज को ले तो ये तीनों फेजों के करंट दिख सकते हैं। मैं आपको दिखा के बताऊंगा कि कैसा डिस्प्ले, और वो जो करंट है वो इस डिस्प्ले बटन से मिलेगा हमें। उसके बाद यहाँ पर जो राइट साइड में है ये परसेंटेज के हिसाब से है, जैसे कि आप देख सकते हैं 60%, 70%, 80%। ये कितना लोडिंग हो रहा है इस मोटर में ये बताता है। जैसे कि करंटली अभी 80% पे काम कर रहा है, इसका मतलब है कि जो मोटर है वो 80% करंट पे लोडिंग हो रही है इसकी अभी, जो कि ऑब्वियसली इसको ओवरलोड करंट से कम की सेटिंग में है। यहाँ पर टेस्ट और रीसेट ये दो बटन दिया गया है। टेस्ट, इसको टेस्ट करने के लिए ऑफ कंडीशन में ये सही से फंक्शन करे या नहीं कर रहा है उसके लिए टेस्ट होता है। रीसेट तब होता है जब किसी फॉल्ट पे, जैसे कि अर्थ फॉल्ट हुआ, ओवर करंट हुआ। एक फॉल्ट होता है STL, स्टॉल फॉल्ट, यानी कि सडनली जर्क आता है और वो रुक जाता है, ट्रिप हो जाता है, तो वो होता है स्टॉल फॉल्ट। तो उसको रीसेट करने के लिए OL, इसका जो मार्क है वो ओवरलोड रिले के लिए है। तो अगर वो ओवरलोड पे ट्रिप होता है तो उसको रीसेट करने के लिए होता है। और ये होता है डिस्प्ले बटन। तो इसको अगर फॉल्ट कंडीशन में रीसेट प्रेस करने से ये फॉल्ट चला जाता है और फिर हम इसे एक्नॉलेज करके स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसको रीसेट करने से पहले हमें काउज जानना पड़ता है कि क्यों एक ऐसा ट्रिप हुआ था, इसका क्या रीजन था। क्या मोटर जिससे ये कनेक्टेड है डायरेक्टली उसमें कुछ जर्क आया था, या उस पे उसकी जो एक फेज की जो करंट है वो अनबैलेंस हो गई थी। इस तरह की चीजों को जानने के लिए हमें पहले फॉल्ट को क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद ही इसे रीसेट करना पड़ता है। तो ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। उसके बाद आइए देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या होता है। अगर हम इसको ओपन करें तो आप इसमें देख सकते हैं ये जो बटन है ये फंक्शन बटन है। बेसिकली ये जो डीएमपीआर रिले होता है दो टाइप का होता है, एक होता है इनवर्स टाइम और एक होता है डिफरेंट टाइम। तो इनवर्स टाइम में क्या होता है दोस्तों कि इनवर्स टाइम में क्या होता है कि अगर फॉल्ट करंट का वैल्यू जैसे ही ज्यादा होता है वैसे ही कम से कम ट्रिपिंग टाइम में वो ऑटो एडजस्टेड होकर वो ट्रिप होता है। सपोज 100 एम्पियर का करंट उसका ट्रिपिंग है और उसके लिए वो 2 सेकंड ले रहा है टाइम, तो अगर वो करंट 200 होता है तो ऑब्वियसली उसका जो टाइम ड्यूरेशन जिसमें वो ट्रिप होना चाहिए वो 2 सेकंड से घट के 1 सेकंड हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो इनवर्स टाइम में ये होता है, टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे ही करंट का जो सिवियरिटी वो बढ़ती जाती है वैसे ही टाइम जो उसमें लगना चाहिए उसको ट्रिप कराने के लिए वो कम होना चाहिए। तो और एक होता है डिफरेंट टाइम, जिसमें कि एक टाइम फिक्स होता है, वो टाइम उसी टाइम के अंदर उसे ट्रिपिंग कमांड देना है। तो ये सारी जो सेटिंग्स है वो सारी सेटिंग इस बटन के अंदर क्या आता है। अगर आप इसको प्रेस कीजिएगा, अभी इसकी सेटिंग हम नहीं कर सकते, रनिंग कंडीशन में है। इसको प्रेस करने से अलग अलग मोड आते हैं, फिर इसको वापस से प्रेस करने से हम फिर सेलेक्ट करके उसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन बटन प्रेस करने से उसकी सेटिंग हो जाएगी। तो सिलेक्शन और फंक्शन का यूज करके हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दो नॉब दिखाई दे रहा है, एक करंट और एक टाइम का नॉब है। ये जो करंट का नॉब है ये ओवरलोड की सेटिंग को डिसाइड करता है कि कितने करंट पे ओवरलोड पे ट्रिप होना चाहिए। ये टाइम बताता है कितने टाइम पे ये ओवरलोड पे ट्रिप होना चाहिए, या कोई पर्टिकुलर सेटिंग है, लॉक रोटर का सेटिंग है, STL का सेटिंग है, वो इसके थ्रू किया जा सकता है। तो इस नॉब को अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये बताता है कि वैल्यू को हम लोग बढ़ा रहे हैं, और इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वैल्यू को कम कर देगा। जैसे कि अभी मैं बताता हूं, जैसे अभी देखिए अगर आप इसके डिस्प्ले को प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर 3 मार्क आता है। ऊपर में ये जो एरो दिया है ये बता रहा है कि R फेज का करंट कितना है, देखिए R के पैरेलल ही है। इसको आप छोड़िएगा तो फिर वो चला जाएगा। तो डिस्प्ले में अगर प्रेस करते हैं फिर वो B फेज का करंट बताता है। फिर नीचे में फिर Y का करंट बताता है। तो RBY तीनों फेज का करंट बताता है। एक बार और इसे हम प्रेस करें, ये बता रहा है कि इसका ओवरलोड का सेटिंग कितना है, 37 है। इसका ओवरलोड का सेटिंग कितना है, 37 है। देखिए फिर से हम देखते हैं, ये एक बार प्रेस करने से बता रहा है टाइम, टाइम कितना है, 9 सेकेंड्स है।
यानी कि ये अगर मोटर 37 एम्पियर से करंट 9 सेकेंड्स तक ले तो वो ट्रिप कहलाएगा। 37 एम्पियर से करंट अगर 9 सेकेंड्स के लिए ले तो वो ट्रिप कमांड जनरेट करेगा और कॉन्ट्रैक्टर को ट्रिप कमांड दे देगा। तो इस हिसाब से इसके बारे में हम जान सकते हैं। पहले तो हम देखिए फिर से एक बार और कि एक बार प्रेस करने से ये जो एक एरो है आर फेज, फिर वाई फेज, फिर बी फेज, फिर एक बार और प्रेस करने से ये करंट बता रहा है कि 37 एम्पियर ओवरलोड करंट सेटिंग है, और एक बार और प्रेस करने से 9 सेकेंड्स है, यानी कि ये टाइम बता रहा है। तो इस हिसाब से हम जान सकते हैं ये तीनों फेज का करंट है। अगर लोड हाईली अनबैलेंस है तो इन तीनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होगा। उस डिफरेंस को एक मेजर्ड क्वांटिटी से देखा जाता है। अगर वो एक परमिसिबल लिमिट से ऊपर हुआ, सपोज किसी एक फेज में 30 एम्पियर से दूसरे फेज में 5 एम्पियर्स आ गया, फिर तीसरे फेज में 30 एम्पियर्स आ गया, तो उसका जो डिफरेंस है 25 एम्पियर्स एक सेट पैरामीटर से ज्यादा हो जाने से वो फिर से ट्रिप कमांड जनरेट कर देगा अनबैलेंस लोडिंग के लिए। तो इस हिसाब से हम लोग अलग अलग चीजें देख सकते हैं डीएमपीआर रिले के अंदर, इस जिसे डिजिटल मोटर प्रोडक्शन रिले कहते हैं। ये अलग अलग रेटिंग के लिए अलग यूज होता है। जैसे कि आप करंटली देख सकते हैं इसका जो मॉडल है CSMP-M60 है एस। लाइकवाइज अगर ज्यादा किलोवाट की रेटिंग की मोटर रही तो उसके लिए फिर ज्यादा यूज होगा। राइट नाउ जो हम पैनल देख रहे हैं वो 22 किलोवाट के मोटर के लिए है। तो इस तरह से ये डीएमपीआर है। अच्छा, ये जो जितना भी कम्युनिकेशन करता है इसको जो भी जो डाटा मिलता है वो अंतर में एक ट्रांसड्यूसर होता है, उससे इसे डाटा मिलता है। आइए हम उसको ओपन करके आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से उससे ओपन किया है। अभी अगर आप इसे देख सकते हैं तो देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर डीएमपीआर है यहाँ पर, ये पीछे एक नॉब से कनेक्टेड है। वो ऐसा कम्युनिकेशन वायर है जो कि यहां से होते हुए यहां तक गया है। ये जो है हमारा एक्चुअली में देखिए ये मेरा मेन कॉन्ट्रैक्टर है Q20। आप जानते हैं इसका पावर सर्किट डायग्राम मैंने पिछले वीडियो में डाला था कि कैसे ब्रेकर से होते हुए फिर वो कॉन्ट्रैक्टर से होते हुए ओवरलोड रिले से होते हुए फाइनली वो मोटर के टर्मिनेशन में चला जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टर के बाद जो यहाँ पर सप्लाई आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, जो कि इसके अंदर सीटी होता है और अलग अलग फंक्शंस होता है इसके। तो इसमें कॉइल सप्लाई होता है, इसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिसका यूज हम लोग इंटरलॉक में करते हैं। तो इससे इसके थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। इस तरह से इसका कम्युनिकेशन होता है। और जो भी सीटीज होता है जैसे कि यहाँ पर फेज करंट ट्रांसफार्मर है, उससे वो वैल्यू लेता है, फेज करंट ट्रांसफार्मर से ये वैल्यू लेता है और फिर उसको कंपैरिजन करके अगर वो वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू से एक्सीड कर जाता है तो उसे वो ट्रिप कमांड देता है। तो वो जो कमांड है वो ब्लैक वाले वायर से यहां से होते हुए यहां पर आती है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक कॉमन सर्किट में जो डीएमपीआर रिले है वो कैसे काम करता है। लाइकवाइज इसी तरह के अलग अलग मेक के अलग अलग रिलेज होते हैं। जैसे कि एबीबी का अलग होता है, स्नाइडर का अलग होता है, सीमेंस के अलग होते हैं, एमएससी के अलग होते हैं, लेकिन उसका बेसिक फंक्शन एक ही जैसा होता है। तो इस तरह से आप इस ओवरलोड रिले के यूज देख सकते हैं। ये बेसिकली मोटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसी तरह से अलग अलग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में एक्साइटिंग डायग्राम्स और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।